हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ही, उसका आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं दे रखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हो, या हमारे आप यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हो, ठीक है। या हमारे पास आई सेक्शन में ऊपर की तरफ हमने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे भी पूरे प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में, और आइसोटोप, आइसोबार के बारे में, ठीक है। और एटम्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में जानकारी ली थी, जितनी हमें ज़रूरत होनी चाहिए। आज हम कुछ टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम कुछ थ्योरिकल पोर्शन देखेंगे, और ज़्यादातर हम देखेंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे, जो हमने पिछली क्लास में यानी पिछले लेक्चर में जो हमने किया था ना, उससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम करें, ठीक है। तो अगर इसलिए इस लेक्चर को आप लोगों को पूरा देखना है, A to Z शुरुआत से अंत तक पूरा देखना है। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट नंबर 2 है हमारा, यानी लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है। तो हमने कुछ पॉइंट्स छाटे हैं एनसीईआरटी से, उसके हम समझते हैं क्या होते हैं। हमने कुछ 5 पॉइंट छाटे हैं, उसको देख लेते हैं। अब टाइनी पार्टिकल्स हम किसको पढ़ते थे? हम टाइनी पार्टिकल्स एटम्स को पढ़ते थे। अब ये हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, नाम ही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन ने एटॉमिक के एटम्स को लेके उसकी थ्योरी दी थी। तो इसको कहा जाता है क्या, इसको एक पोर्शन आता है कि ये टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं। अब किसको कहते हैं? तो एटम्स को कह देते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एटम्स को ही हम क्या कहते हैं? टाइनी पार्टिकल्स कहते हैं। ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं हमें, ठीक है। तो एटम, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर। अब देखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, यानी सेम एलिमेंट का हमारा सेम होता है, लेकिन बट डिफरेंट एलिमेंट्स आर लेकिन डिफरेंट होता है। यानी कि यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम एलिमेंट यानी कि सेम ही होगा, सेम एलिमेंट यानी कि सेम एटम होगा, डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम होगा, ये चीज़ कहा गया इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो सी पॉइंट में एक पॉइंट हमारे पास बताया गया है कि ये हमने ए और बी, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट लिया गया। इन दोनों को मिला के हमने क्या बना लिया, एक नया कंपाउंड बनाया, कंपाउंड ऑफ एटम बनाया, जिसका क्या है, मास फिक्स्ड है। हमारे पास फिक्स्ड मास एटम है, हमारे पास फिक्स्ड मास रेशियो है हमारे पास। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इसका क्या है, हमारे पास फिक्स्ड मास रेशियो है हमारे पास। इस चीज़ को हमें देख लेना है, ठीक है। अब इसका हमारे पास कंपाउंड ऑफ एटम का क्या है, हमारे पास फिक्स्ड मास रेशियो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए और बी जो हमारे पास था एलिमेंट, उसके बेसिस पे हमने कंपाउंड ऑफ एटम बताया ना, उसका क्या है, फिक्स्ड मास रेशियो रहेगा हमारे पास। ये पॉइंट हो गया। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है? अब चौथे पॉइंट पे आते हैं हमारे पास एटम्स। अब देखो, आप क्वेश्चंस की बात करो ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अगर कुछ मेनली बात कर दो, बिल्डिंग जब तैयार की जाती है तो बेस मजबूत होना चाहिए। फिर बाकी कितने ऊपर 10 फ्लोर 20 फ्लोर जितना भी बना दे, कोई दिक्कत नहीं होता। वैसे हमारे बेस मजबूत करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें ये भी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। ऐसे तो आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो डी पॉइंट देखते हैं हम, यानी फोर्थ पॉइंट, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब एटम क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये हमने देखा था टाइनी पार्टिकल्स में ही ज़्यादातर हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कि हमारे पास ये टेक पार्ट करते हैं, यानी कि हिस्सा लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी जो था, हमने एक नया कंपाउंड बनाया, उसका क्या था, फिक्स्ड मास रेशियो था हमारे पास। ये चीज़ देख सकते हो आप। इसके बाद देखें तो एटम्स, अब एटम्स की बात करते हैं। अब एटम्स क्या होता है, कैन नॉट बी डिवाइड, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम लिखते हैं, एटम्स कांट बी डिवाइड, कांट बी डिवाइड, ठीक है। और नॉट क्रिएटेड, हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम क्या कर सकते, इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो, ये ऐसा इसलिए, अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का अगर लेक्चर नहीं देखा होगा मोल कॉन्सेप्ट का, तो आप जाके देख सकते हो
हमारे चैनल पे दे रखा है, उसका 1.5 घंटे का एटलीस्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, पूरे अच्छे से डिटेल में बताया गया है वो, कि उसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, कि उसमें क्या बताया गया है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन, जैसे वैसे ही एनर्जी के लिए भी फॉर्म होता है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ऐसे होता है। तो एटम्स के साथ भी हमारा भी ऐसे ही कुछ होता है इसमें, कि एटम्स को हम क्या कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही हम क्रिएट कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है अच्छे से। ठीक है, किसी किसी को ये चीज़ नहीं पता होता है, इस चीज़ को पूरा मैंने शुरुआत में ही कह रखा है। जो हमने नीट 2024 का जो सीरीज़ चलाया है ना, उसमें हम पूरा बेस से लेके चल रहे हैं, एक एक छोटे से छोटा, जो अगर जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, वो भी अगर स्टार्ट करते हैं ना, उससे भी बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे हम इसको लिखते हैं आगे। तो हम आगे देखते हैं कैथोड रे के बारे में। अब कैथोड रे होता है क्या हमारा, एनसीईआरटी के ये ना ठीक शुरुआत में ही दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में शुरुआत में हमारे पास कैथोड रे के बारे में बता रखा है। अब कैथोड रे आप लोगों ने पहले देखा होगा कि डब्बे वाला टीवी आता था, बॉक्स वाला जो टीवी होता ना, इस पर पीछे की तरफ एक ना ट्यूब जैसा लगा होता था और स्क्रीन पे फोकस होता था, कैथोड रे होता था। एनसीईआरटी में बाकायदा इसका डायग्राम भी है। अब टीवी तो है नहीं, मैं आपको जो खोल के दिखाऊंगा। अब तो एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी आने लगे हैं, तो देखने को मिलता नहीं है। अगर किसी के घर में अभी भी डब्बे वाला टीवी होगा ना, तो बोनेट पीछे का खोल के देखना कि इसमें होता है। उसके बाद अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं कैसे होता है, एनसीईआरटी का डायग्राम लेके बताऊंगा। तो कैथोड रे ट्यूब देख लेते हैं पहले। अब कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग, हमारे पास ग्लास कंटेनिंग 2 ट्यूब्स होते हैं, 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। अब कैसे लगे होते हैं, मेनली अगर मैं एनसीईआरटी दिखाऊँ, मेरे पास बगल में एनसीईआरटी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, हम देख लो यहाँ पर, ये है ना, ये एनसीईआरटी है, तो ये कैथोड रे ट्यूब है। तो यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ है, बैटरी है, इलेक्ट्रिक करंट जो भी समझ लो, ये लगा हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड वाला है हमारे पास, ये हमारे पास एनोड है। अब ये कैथोड क्यों कहा गया, ये हमारे पास डिस्चार्ज फॉर्म में है। ठीक है, कैथोड है हमारे पास डिस्चार्ज में नेगेटिव फॉर्म में, एनोड पॉजिटिव फॉर्म में, और ये वैक्यूम क्रिएट किया है। अब इसमें क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे ना, तो ये चार्ज भागेगा कैसे। अब मेनली ये चीज़ भी दिखाया गया हमारे पास, इसमें कैसे डिफ्लेक्ट होता है, इसके बारे में देखते हैं अच्छे से। तो इसको देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, तो कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन ट्यूब्स, यानी कितने होते हैं हमारे पास, 2 थिन यानी पतले ट्यूब्स होते हैं हमारे पास, जिसमें मेटल का क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगा होता है, जो भी सील पैक होता है, यानी वैक्यूम क्रिएट रहता है अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन होते हैं। अब स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा सीधा होता है, सीधा, जैसे स्ट्रेट मार्कर, जैसे मेरा मार्कर पूरा का, जैसे मार्कर को मान लो कि ये है हमारा कैथोड रे ट्यूब है। एक यहाँ पे हमारा लगाया गया क्या, यहाँ पे हमारा मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया एनोड, इधर हाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हमारा कैथोड हो गया। और ये हमारा लिखा बीच में हमारा क्या है, वैक्यूम क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो उसी की बात किया गया। अब नेगेटिवली चार्ज हम इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, अब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है इसमें। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की ही बात करेंगे अभी। दे क्रिएट आयोनाइजेशन ऑफ अ ग्लास थ्रू द विच दे पास। अब आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ अ ग्लास थ्रू विच दे पास, तो आयोनाइजेशन गैस होता है, उसके उसमें पास करते हैं हम। अब गैस को क्या होता है, आयोनाइजेशन गैस होता है, उसको पास करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है। ठीक है, अब उसको हम पास करते हैं, तो गैस ऑब्जर्व करता है एट ओनली एट वेरी लो प्रेशर पे और वेरी हाई वोल्टेज पे। अब ये हाई वोल्टेज, अब ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि जो हम कैथोड रे ट्यूब यूज़ करते हैं उसमें प्रेशर कितना होता है, हाई होता है, लो होता है। तो यहाँ लो प्रेशर होता है, वोल्टेज क्या होता है हमारे पास, हाई वोल्टेज होता है। ये चीज़ हमने एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अब ये दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, अब हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता है। अब इसको कहते हैं इसमें हीटिंग, अब हम शुरुआत में ही पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास में भी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं बायो में भी पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, इसमें मैकेनिकल इफेक्ट देता है हमारे पास। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इसमें हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पार्टिकल्स टू एंड फ्रो इधर उधर तो मूव करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस इन मैकेनिकल इफेक्ट।
तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करके मैकेनिकल इफेक्ट देगा हमको, ये चीज़ याद रख लेना है हमें। अब इस चीज़ में हमारे पास अब रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है अब ये चीज़ देखते हैं। तो रिजल्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास कैथोड रे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ लिख लेते हैं हम कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, मूव कर रहे हैं, ठीक है, कैथोड रे के अंदर, वो ट्यूब है पूरा उसके अंदर। अब कैथोड रे में वो स्ट्राइक करता है किसे, हार्ड मेटालिक सरफेस से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, ठीक है, और टू प्रोड्यूस एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। देखो हम बायो में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास एक्सरे की डिस्कवरी के बाद बहुत चीज़ पॉसिबल हो गया। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था ना, एक्सरे के डिस्कवरी के बाद ही हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है, बायो में हम पढ़ेंगे वो चीज़, ऐसे हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में वो चीज़, तो वो भी लिस्ट है, लिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते। जेनेटिक्स तो पूरा हमने कंप्लीट पढ़ रखा है, चाहे 5th चैप्टर हो 6th चैप्टर हो, दोनों का रखा है हमने, तो वो आप जाके देख सकते हो। एक एक अच्छे से हमने टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में किए हुए हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। तो हार्ड मेटालिक सरफेस होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है। अब एक्सरे प्रोड्यूस करता है किस में, इन प्लेटिनियम में, प्लेटिनियम मेटल है हमारा, ठीक है, तो उसमें प्रोड्यूस करता है। इसमें चार्ज की मास की बात होती है, तो हमारे पास चार्ज या मास हो, E/m लिखते हैं इसको, इससे इलेक्ट्रॉन m से मास हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होती है, यानी इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक चार्ज होता है इसका, एक कुछ ना कुछ चार्ज होता है स्पेसिफिक, वो हम लिखते हैं स्पेसिफिक चार्ज होता है इसका, स्पेसिफिक खुद का एक चार्ज होता है कुछ ना कुछ। अब वो क्या चार्ज होता है, E/m करके लिखते हैं हम, E/m इजकल टू हमारे पास कितना है, तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैल्यू याद रख सकते तो याद रख लो, लेकिन एग्जाम में ऐसे मेनली पूछता नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ की बात करते हैं। अब मैं यही चीज़ एनसीईआरटी में आपको दिखाने वाला हूँ। एनसीईआरटी में होता है कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, उसका मैं भी रिलेटेड दिखाने वाला हूँ। ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब दिया गया है 2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, फ्लोरेसेंट कोटिंग दिखा रहा है ना, फ्लोरेसेंट कोटिंग किया गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज से जाएगा तो टकरा के वापस जाएगा उधर की साइड। मेनली कैथोड रे ट्यूब में हमारे पास एक चीज़ और दे रखा है हमारे पास, इस डायग्राम को देख लो, जो टीवी की बात कर रहा था ना, टीवी वाले में, तो टीवी में जो होता है ना पीछे की तरफ, ये मान लो स्क्रीन है, स्क्रीन वाला पोर्शन होता है, मान लो क्या होता है, ये स्क्रीन वाला पोर्शन होता है, ये पीछे की तरफ ऐसे कैथोड लगा होता है और इधर एनोड लगा होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, देख रहे हो, यहाँ से करंट पास होता है, यहाँ से जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जाता है। अब यहाँ देखो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेट लगा हुआ है। तो कभी आप लोगों ने देखा होगा, पहले की जो डब्बे वाली टीवी थी, कलर टीवी होता था, उसमें मैग्नेट ले जाते थे स्क्रीन की तरफ, तो डिस्कलर हो जाता था, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, तो एक नेगेटिव प्लेट नीचे की तरफ दिया गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास, अब देख लो यहाँ पे अगर अब देखो हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास साउथ या नॉर्थ पोल में या पॉजिटिव नेगेटिव में, कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागता है। तो इसमें भी वही चीज़ होता है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी हमारे पास वही चीज़ होता है। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। ये जनरली डायग्राम को बताता नहीं, जनरली मैं बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कैथोड रे ये, ठीक है। अब इसका हम अभी रिजल्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे। अभी हम इसका आगे का एक पोर्शन और करते हैं, ये काम कैसे करता है तो वो दिखता हूँ। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं। अब मेनली हम यहाँ पे बात करते हैं मोशन ऑफ कैथोड रे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम करता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है क्या, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ से मतलब मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मतलब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ऐसे एक रे पास करवाएंगे, यानी कि जो हमारे पास इसमें क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव की तरफ से अगर जा रहा है तो मान लो ऐसे जा रहा है कुछ, जैसे साइक्लोट्रॉन, तो ये किधर की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ ऐसे चले जाएगा ये। तो ये पॉजिटिव की तरफ से वो साइक्लोट्रॉन कह देते हैं हम, साइक्लोट्रॉन नाम दे दिया हमने, ठीक है। साइक्लोट्रॉन होता है हमारे पास ये, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये एक पैराबोला बना रहा है। अब मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा पैराबोला, ठीक है, 10th तक तो पढ़ा ही होगा। तो पैराबोला हमारा ये बना लेता है। यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास ये, इसको कहते हैं हम क्या,
गोला बना लेता है और यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारे ये y दे देते हैं। आपको पता है y एक्सिस x एक्सिस होता है, वो अलग बात है, हमारे पास ये चीज़ दे रखा है हमारे पास पैराबोला होता है। अब यहीं पे हम एक एक इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन देखो यहाँ से ना पूछे नहीं जाएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे एक इक्वेशन की बात करते हैं, क्या होता है वो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे देख लो इसी के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे डालते हैं क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे ई से ऐसे डिनोट करते हैं तो पता ही है आपको। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ, तो 4 हमारे पास के मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास ये है हमारे पास, तो हमारे पास 4 काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास दे रहे हैं इक्वेशन में, और x² हमारे पास, ये हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बनता है। अब कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, अब बाय हमारे पास क्या होता है, चार्ज की बात होता है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये चीज़ होता है। अब ये हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कम की तरफ जाता है, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में काइनेटिक एनर्जी डाल देते हैं। यहाँ पे बताया नहीं गया पूरा, ये बताया नहीं लेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्योंकि हमने अगर बात करें एक रेडियस का फॉर्मूला की बात करें तो R=mv/e होता है, या मेनली फिजिक्स में पढ़ोगे ये चीज़ मुझे बताना नहीं चाहिए यहाँ पे, जितना पॉसिबल हो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन इसे नोट डाउन करना है तो करो, वो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बस हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इतना ही रखते हैं, आगे हम इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये ज़्यादा जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इतना रखते हैं, इसको मैं यहीं पर मिटा देता हूँ, ठीक है, या नोट डाउन करना है तो कर लो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है, वो भी एनसीईआरटी का है, आप देख सकते हो। अगर एनसीईआरटी का बात करें तो पुराने एनसीईआरटी होगा तो पेज 69 पे आई थिंक ये क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट हैं हमारे पास। सबसे पहला पार्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें लिखा गया क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यही चीज़ बोला गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो सबसे पहले ये निकालो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है। तो हम लिखते हैं पहले, हमारे पास ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमने पढ़ा है 9.1 × 10⁻⁻⁻, कितना होता है 31 kg होता है। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। हाँ, 9.1 × 10⁻31 kg आ जाता है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9.1 × 10⁻28 आई थिंक माइनस नहीं, हाँ -28 ग्राम आ जाता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। अब इसमें बात करते हैं 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 × 1, ठीक है। अब 1 × 1 क्योंकि हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम की बात करें, इसलिए हम 1 × 1 के हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम इलेक्ट्रॉन की बात होगी। इसी चीज़ को हम आगे सॉल्व कर ले तो हमारे पास कितना आता है, 1 × 1 होता है, 1 ही होता है। तो हमारे पास अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं, इसको ऊपर डेसिमल हटाए तो कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाने से हमारे पास हो जाता है 10। तो 10/91, इसको ऊपर ले जाएंगे तो × 10⁻28, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी को फर्दर आगे सॉल्व कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 91 को ऊपर लेके जाएंगे, इसको डिवाइड करके चेक कर लो तो हम 0 लगा देंगे तो 0.1 टाइम्स में करेंगे, हाँ तो 0.10 × 10⁻, ठीक है 27 आई थिंक, एक मिनट 0.1009 आ जाता है × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी को अगर एक प्रिसाइज करके ऐसे ले लें तो हमारे पास 1.09 × 10⁻28 28 नहीं आएगा, 27 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। 1 ग्राम हमारे पास दे रखा है तो उसका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए।
अब केजी में होता है इतना, अब ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिर हमें इसको 1 ग्राम में से इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए कैसे होता है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें कैलकुलेट करना है किसको, 2 चीज़ कैलकुलेट करना है, एक चीज़ याद रख लेना, हम 2 चीज़ कैलकुलेट करना है, 2 चीज़ के, एक मास, एक हमें चार्ज, वो भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी सबसे पहले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, तो पहले उसका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कितना निकाला, 1.09, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही की जिसी की ज़रूरत है दोबारा, सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर, इस बार ग्राम में डायरेक्टली कर दें तो -28 ग्राम होता है, हमें तो पता ही ना, ये हो गया। अब वही मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ 1 मोल का जहाँ पे भी बात है ना, एवोगैड्रो नंबर आना ही चाहिए, इतना याद रखो। ऐसे हम अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे होता है ये चीज़, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमारे पास कितना आता है, तो 9, ये तो हमारे पास है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, ठीक है। ग्राम यूनिट लिखूँ या नहीं लिखूँ, लिख देता हूँ। अब हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, 022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाता है हमारे पास। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देखो कितना आ जाता है। देखो पहले पावर को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे इजी रहेगा हमारे लिए। पावर को कैलकुलेट कर लेंगे तो 28 माइनस कर लेंगे 23 तो 5 आ जाता है, माइनस का 5 डायरेक्टली आ जाता है। फिर 6 को 9 से करके देखो तो एक अप्रॉक्स लिख सकते हैं, 54 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो 54.96 या 54 होता है ना, तो 54.8 इंटू 10 की पावर -5 हमारे पास ग्राम में आ गया। इसी को अगर हम दूसरे अगर प्रिसाइज फॉर्म में माने, ग्राम है ना, तो ग्राम को, अच्छा इसको इतना भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन हम इसको और अप्रोक्सीमेटली में 5.48 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है इसका। अभी तो हमने क्या निकाला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है। अभी हमने चार्ज निकालना बाकी है हमारे पास। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम होता है। तो वो चीज़ वैल्यू लिख देते हैं, चार्ज ऑफ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज, यहाँ पे 1 मोल की बात की थी, वहीं पे चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम लिख देते हैं। और एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 022 इंटू 10 की पावर 23 कितना आ रहा है, 16 16 छक्के 90 होता है, 16 छक्के 96 96 आ जाता है, 16 6 96 हो जाता है। तो हमारे पास आता है माइनस का 9.6 और भी तो है हमारे पास, तो 9.64 इंटू 10 की पावर, मैं चार्ज का कर ले तो 3 1 4 आ जाता है। तो हमारे पास कितना आ गया 4, ठीक है, ये कूलम, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट में किया कि इसको
1 ग्राम में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट किया। वही दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 चीज़ सीखने को मिला। क्या? एक हमें 1 मोल हमें क्या निकालना पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा। यहाँ पे 1 मोल हमें क्या निकालना पड़ा, चार्ज, यहाँ पे मास। ये चीज़ याद रखना है। तो एक तो वैल्यू याद भी रख सकते हो, याद भी कर लोगे, कुछ नहीं। अगर नहीं भी याद रहे ना, बस मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का याद रखो। मैंने शुरुआत में ही कहा था, पिछली क्लास में हम जो लेक्चर कर रहे थे उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो पढ़ा रहा था, तभी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन के हमें मास और चार्ज दोनों याद रखने पड़ेंगे। और एवोगैड्रो नंबर हमारा होता है, ठीक है, उसको याद रखना। उससे मल्टीप्लाई, जब भी मोल की बात करें तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब तो आगे पीछे कर लोगे तो इसको नोट डाउन कर लेना। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का हमारे पास आ जाता है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक तरह से। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिस टाइप के, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CH4 यानी मीथेन। ठीक है, ये है हमारे पास क्या है, मीथेन। तो मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले तो सबसे पहले मीथेन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले वो समझ लो। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, 4 है ना। ठीक है, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करा जाए प्लस, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इसके पास कितने होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर है तो 6 है। इस हाइड्रोजन का 1 × 4 तो हो गया 6 + 4। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है ना, 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन। अब हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना निकल गया, 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, 10⁻23 इंटू हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा, 6.022 × 10⁻, अब देखो 23 है ना, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो 10 क्या आ जाएगी हमारे पास, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाता है, सबसे इजी क्विजी आंसर आ जाता है, ये चीज़ तो देख सकते हो आप। ठीक है, इसी के बाद हमारा एक दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या वो चीज़ हम लिखते हैं, पहले इसको मिटा देता हूँ, उसके लिए स्पेस भी चाहिए होगा हमें। तो वो भी आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारा। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी जो करवाऊंगा नहीं, ये वाले क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, थोड़े कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। आईटी के लिए भी हम कर रहे हैं ना तैयार, तो हमें तो सब कुछ देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइंड, कुछ चीज़ें ढूंढनी है। तो फाइंड, सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल नंबर हमें ढूंढना है। तो टोटल नंबर, अब किस चीज़ का हमें टोटल नंबर ढूंढना है, तो टोटल नंबर हमें ढूंढना है। अंदर बी वाले में टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढने हमें 7 ग्राम। पहले लिख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास है द टोटल नंबर, फिर बी वाला पार्ट दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, द टोटल नंबर, टोटल नंबर ही टोटल मास है इस बार, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ, कितना दे रखा है, ऑफ कार्बन 14 हमारे पास दे रखा है मास नंबर, उसके बेसिस पे। तो यहाँ एज्यूम करने के लिए क्या किया, एक वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, एज्यूम मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं,
एज्यूम मास ऑफ न्यूट्रॉन इजकल टू हमारे पास 1.67, ठीक है 1.67 हमारे पास दे रखी है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर -27 kg दे रखा है, आई थिंक सो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ देखो। सबसे पहले हम फर्स्ट ही की बात करते हैं, तो 1 मोल ऑफ हमारे पास कार्बन दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, हाँ 1 मोल ऑफ हमारे पास 14 कार्बन दे रखा है मास नंबर, तो हमारे पास कितना हो जाता है 14 दे रखा है, तो 14 ग्राम आ गया डायरेक्टली हमारे पास। अब इसी में हमारे पास मोल की बात आती है, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर में जितना होता है उतना ही हम देख लेंगे, तो ठीक है। ऐसे 7 ग्राम की यहाँ पे बात कर रखी है ना, अगर 7 ग्राम की यहाँ पे देखें तो 7 मिलीग्राम की बात कर रखी है इन्होंने, तो 7 मिलीग्राम में हमारे पास होता है कितना है 7 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम हो जाता है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान रखना है। एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो हमारे पास ये कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास एटम्स आ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास, इतना हमने लिखा। अब इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आ जाता है हमारे पास सबसे पहले 14 ग्राम ऑफ कार्बन, 14 ग्राम ऑफ हमारे पास 14 कार्बन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। कंटेंस कितना, एवोगैड्रो नंबर कितना था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ गया हमारे पास। ये एटम्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम 14 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास ग्राम में, तो हमारे पास 7 ग्राम की अगर बात कराई तो हमारे पास 7 ग्राम में कितना ग्राम, तो 7 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये दे रखा है कितना 14 कार्बन कंटेंस इसकल टू हमारे पास कितना दे रखा है, तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और हमारे पास दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमारे पास 7 ना, ये 14 दे रखा है 14 इंटू हमारे पास कितना आ गया 7 इंटू 10 की पावर -3 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 7 2 जा 14, 2 को करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 3.011 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास कितना 3.011 इंटू 10 की पावर 3 गायब कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यह कुछ इस तरीके से आंसर निकलेगा हमारा एटम्स के फॉर्म में। इसी को हम किस में, न्यूट्रॉन के फॉर्म में डाल देंगे तो 3.011 आ जाता है हमारे पास। अब इसको हम क्या करें, इसमें से हमारे पास दे रखा है, हमारे पास से 14 मास नंबर दे रखा है ना, एज्यूम मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना kg, ओ आई थिंक सो। तो हमारे पास एक चीज़ हमको निकालना है कि कार्बन के आइसोटोप्स वाले पोर्शन पे जाएगा, तो 14, तो 14 है तो इसका कितना चले जाएगा 6, इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना होगा, जेड हमारे पास कितना दे रखा है, जेड हमारे पास दे रखा है कितना 6, तो इसमें से न्यूट्रॉन निकालने के लिए 14 में से 6 गए तो कितना हो गया 14 - 6 तो हो जाएंगे 8, ठीक है। 8 हमारे पास न्यूट्रॉन निकलता है, इस 8 को यहाँ पे जाके पुटअप कर देंगे। कैसे देखो 3.011 इंटू 10 की पावर जो 20 एटम्स जो हमारा पास आया ना, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना होगा 8 × 24 24.0 और 8 इंटू 10 की पावर 20 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। इसको 2.088 इंटू 10 की पावर अब क्या कितना कर देंगे हम 21 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा।
ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर आइसोलेट। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करा है, यहाँ पे किसकी बात करा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या था, आइसो का मतलब ये तो सेम, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हमारे पास, तो वो चीज़ देखना है। पहले एक काम करते हैं, सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम का सबसे पहले निकालता हो तो हमारे पास कितना होता है, Na+ हो गया हमारे पास। तो इसके पास हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11। 11 में हम -1 कर ले तो हमारे पास कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम की बात करें तो K+ ये हमारे पास कितने पे आता है, पोटेशियम आ जाता है हमारे पास आई थिंक 19 पे आता है। ये प्लस हो रहा है तो -1 कर देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास इसके पास। Mg2+ में हमारे पास कितने आ गए, 12 पे आता है, तो प्लस में है तो हमारे पास माइनस कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन को, तो कितना आ गया हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर कैल्शियम की बात करें Ca2+ की, तो हमारे पास इसमें हम 20 आता है, ये भी +2 में हमारे पास, तो -2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर हमारे पास सल्फ़र 2- है, सल्फ़र हमारा 16 पे आ जाता है, इसमें -2 लिखा है तो इसमें +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वहीं आर्गन की बात करें तो Ar हमारे पास कितना आता है, 18 पर ही आता है ये, तो ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो मेनली अगर देखा जाए ना हमारे पास यहाँ पर अगर मेनली देखें तो हमारे पास कौन कौन से, एक हमारे पास सोडियम आ गया Na+, और हमारे पास हमारे पास Mg2+, इसके पास हमारे पास टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाकी हमारे पास जैसे पोटेशियम आ गया, ठीक है, कैल्शियम आ गया, और हमारे पास सल्फ़र आ गया, और हमारे पास आर्गन आ गया, इसके पास हमारे पास टोटल कितने 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम में कितने 10-10 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फ़र और आर्गन में हमारे पास 18-18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ हमें प्रूव हो जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के क्वेश्चन जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए। हम एक या दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में जनरली कोई करता ही नहीं हो कोई बच्चा। क्या होता है वो क्वेश्चन, वो अभी हम देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लें पहले। जनरली ये क्वेश्चन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसे ध्यान से देखना। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना हमें, ठीक है। एन एलिमेंट, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आई थिंक। तो एन एलिमेंट हमारे विद मास नंबर हमारे पास दे रखा है, यानी कि क्या क्या गिवन जो दे रखा है ना वो हमारे लिख लेना है। तो मास नंबर हमें दे रखा है, उसके बाद हमें न्यूट्रॉन्स कितने हमारे पास 31.7% के फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स के मुकाबले। असाइन द एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक सिंबल हमें पता करना है कि किसका होगा, यानी कि हमारे पास 81 किसके बेस पे, सोचने से ज़्यादा अच्छा काम है कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या क्या दे रखा है इसके बेस पे हम कर लेते हैं। तो हमारे पास मास नंबर पता है हमें, मास नंबर हमारे पास कितना है, किसका दे रखा है हमारे पास, मास नंबर हमें दे रखा है, मास नंबर हमें दे रखा है, यानी मास नंबर बोले तो ए दे रखा है, यानी कि हमारे पास हो गया 81, ठीक है। अब हमारे पास लेट हम मान देते हैं, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं पता ही नहीं, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x, लेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, परसेंटेज में दे रखा है ना न्यूट्रॉन्स, तो हम इसको क्या ले लेते हैं x, और हमें क्या दे रखा है x दे रखा है वो, और मोर 31 इतना, तो 1 + 31.7% दे रखा है। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है, x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 31 में 100 आ जाता है। इसको काउंट करोगे तो इसका कितना आ जाता है
में आ जाता है हमारा 100 + 31, तो आ जाता है हमारे कितना 131.7, ठीक है, अपॉन में 100 ही आएगा। हमारे पास बगल में क्या है, इंटू एक्स रहेगा, इंटू एक्स, ठीक है, समझ आ रहा है ना, इंटू एक्स ये रहेगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसी x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। अब x की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, एक कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, मास नंबर का, ठीक है, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास मास नंबर दे रखा है 81 इक्वल टू प्रोटॉन हमारे पास पता नहीं है, तो प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन तो हमें पता है, नहीं न्यूट्रॉन हमें पता है, ठीक है, एक्स हमारे पास, प्रोटॉन एक्स है हमारे पास, ठीक है, एक्स हो गया हमारे पास। तो न्यूट्रॉन हमें 131.7 एक्स अपॉन में 100 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाने पे हो जाएगा सॉल्व। तो 100 को इधर ले जाते हैं तो 100x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 81 को एज इट इज़ रहने देते हैं, साइड में करें ना, तो हमारे पास ये कितना आता है 100x + 131.7 x अपॉन में 100। इस 100 को चाहे तो इधर लेके जा सकते हैं, तो 8100 हो जाएगा। तो हम लेके चले जाते हैं तो देखते हैं क्या 8100 आ जाता है, प्लस 100 प्लस ये कितना आ जाता है 231.7 आ जाता है, वो x 231.7 x आ जाता है। अब चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ, यानी अगर मैं बोलूँ तो x की वैल्यू ऐसे कर लेता हूँ, कितना 8100 अपॉन में 231.7 ये आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाता है, इसको डेसिमल लेके डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत है यार। इसको डिवाइड, इसको उड़ा दे, 0 इधर तो डला देते इतना, तो हमारे पास कितना आता है x इक्वल टू आ जाता है 8100030231 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 से करेंगे तो 8 24 30, इसका आ जाता है 34 पॉइंट, अगर बोले तो 98। इसको हम अगर अप्रोक्स माने ना तो 35 अप्रोक्स मान लेते हैं, APP अप्रोक्स मान लेते हैं, इतना हम आ जाता है। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, वहाँ पे पुटअप कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं इस वाले पुटअप में वैल्यू में। तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, अब देखो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो हमें पता चल गया, देखो इसी को हम लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें पता चल चुका है, तो हमारे पास कितना है 35। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना, हमें x की वैल्यू पुटअप कर देनी है, 131.7 x अपॉन में 100 है, ये x की वैल्यू तक पुटअप करनी 131.7 इंटू 35 अपॉन में 100। इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 31। इसको काटो, इधर कटोगे तो 131.7 आ जाएगा 46 न्यूट्रॉन्स 46 आ रहा है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम सिंबल लाते हैं। सिंबल क्या होता है हमारा, A = P + N था। अब इसी के बेसिस में हमने क्या किया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है, मास नंबर भी पता है हमारे पास, इसके बेसिस पे हमने क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लो। देखो प्रोटॉन 35 प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास कितना आ गया 46, दोनों को इक्वल करोगे कितना आ गया 81 आ रहा है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है हमारा। तो हमारे पास मान लो को x नाम का सिंबल है। अब x नाम के सिंबल में कुछ उसकी मास नंबर होगी तो एटॉमिक नंबर होगी। तो A यहाँ दे रखे नहीं पता, Z नहीं पता हमारे पास, इसी को हमें निकालना है। तो हमारे पास जो A दे रखा है हमारे पास, मास नंबर तो हमें पता है 81, Z नहीं पता ना हमें, Z कैसे निकालेंगे।
जेड हमारे पास वही होता था जितना प्रोटॉन होता, सॉरी न्यूट्रॉन जितना होता था उतना ही हमारा क्या होता था, एटॉमिक नंबर होता था। हम क्या करते हैं 35 डालते। तो ये किसका सिंबल है, ये हमारे पास ब्रोमीन का हो जाता है, Br81 अपॉन में 31। आप देख सकते हो ये पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारा आंसर निकल जाता है पूरा कंप्लीट। इसी जैसे 2 और क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप वो कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा टॉपिक हमारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बचता है, वो कर लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमें एनसीईआरटी में भी देखने को कुछ इस तरीके से मिल जाता है। हमारे पास क्या, यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है हमारे पास, इसमें देख सकते हो कि बॉक्स में हमारे पास बता रखा है कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड मेनली कैसे किया था। तो ये ऐसे कैसे किया था, ये पूरा एपर्टस चेक कर सकते हो, ये एनसीईआरटी का लाइन पढ़ सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे चेक देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे देख लेते हैं, यहाँ पे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे 12th के आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, तो Q इक्वल टू एन ही होता है। अब एन क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एन हमारा 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ई हमारे पास ई इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। वैसे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, ऐसे हमारे पास फर्दर और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, इस चीज़ का हम न्यूमेरिकल्स अगर बात करें तो इसका न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, केमिस्ट्री में तो फिलहाल नहीं, फिजिक्स में है हमारे पास। मिलिकन्स फाउंड दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी, चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। बट लिखा हुआ है, बट प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना, -1.6022 × 19 कूलम होता है। अब देखो क्या फ़र्क है, थोड़ा सा माइन्यूट सा हल्का सा फ़र्क, लेकिन हमें फ़र्क पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हमारे पास 1.6 जो दे रखा है ना, ये हमारे पास क्या था, 1 यूनिट चार्ज दे रखा है हमारे पास, कितने क्या ये 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो दे रखा है हमारे पास 1 यूनिट से ज़्यादा का है, क्योंकि -1.6022 × 10⁻³ -19 कूलम दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक नोट पॉइंट में दिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन है प्लस हाइड्रोजन है, रिएक्ट करके H+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल। अब देखो ये है क्या, इस पर देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले ये कांस्टेंट है हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर बोले तो E/m जो हम करते थे ना, वही चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ देखना। फिर ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, हाई एनर्जी है, इसके पास हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास दे रखा है एज इट इज़, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो H+ दे रखा है हमारे पास, ये कैथोड रे दे रखा है हमारे पास, ये कैथोड रे का दे रखा है, ट्यूब का, कैथोड रे ट्यूब्स का ये चीज़ दे रखा। अब यही हमारे पास ये पूरा चीज़ किस में होता है, ये हमारे पास कैथोड रे में होता है हमारे पास, ये मेनली हमारे पास एनोड के साथ होता है, मेनली ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है, एनोड, ठीक है, एनोड के साथ होता है। तो इलेक्ट्रॉन मेनली इसमें से निकलते हैं, तो ये चीज़ हमें ज़रूर देख लेना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें देख के जरूर चाहिए कि अभी कल मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूछ ले तो क्या कुछ पता तो होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसे कर लेते हैं। बाकी आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, कुछ भी अगर छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। न्यूमेरिकल छूट गया, हमने अगर देखो हमने कुछ इंपॉर्टेंट जितना क्यों थियोरिकल पोर्शन किया था लेक्चर 1 में, हमारा लेक्चर 2 था, तो न्यूमेरिकल्स पोर्शन कम ही बनते थे इसमें, तो जितने भी बनते थे हमने कर लिए हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने 3rd लेक्चर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।